हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एशियन अकेडमी क्लासेस। दिस साइड इज योर मेंटर दाक्षायनी वांडरिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो हम अब तक के इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब बारी हमारे अगले चैप्टर की, दैट इज लॉ ऑफ सप्लाई। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे को कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहला टॉपिक हम कौन सा डिस्कस करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कि सप्लाई होती क्या है और फिर देखेंगे कि स्टॉक और सप्लाई दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हमारे सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। फिर लॉ ऑफ सप्लाई क्या होती है एंड देन मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व क्या है एंड लास्ट और बट नॉट द लीस्ट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो दीज 6 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करें फिर। तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा आता है हमारा? मीनिंग ऑफ सप्लाई। व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई क्या होती है? व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई मींस वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूसर ऑफर करता है, हाँ या नहीं? जैसे देखो, एक सप्लायर, एक प्रोड्यूसर जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है, ठीक है, वो जो है मार्केट में आपको वो गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लाई। उसको हम क्या बोलेंगे? सप्लाई। मतलब ऐसे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो एक सप्लायर या प्रोड्यूसर मार्केट में बेचता है उसको हम बोलते हैं सप्लाई। उस गुड्स एंड सर्विसेज के क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? सप्लाई। क्लियर? देखो, सो व्हाट इज सप्लाई? रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विच द प्रोड्यूसर, कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा, और सेलर आर विलिंग टू प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस करते हैं, एंड ऑफर फॉर सेल, मेन है कि वो मार्केट में ऑफर करते हैं कि आओ और हमारे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदो, ठीक है। व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच द प्रोड्यूसर और द सेलर आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल। क्या फ्री में? नहीं, एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, टाइम। क्लियर? तो सप्लाई क्या? वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज जो एक सेलर या प्रोड्यूसर जो है ऑफर करता है मार्केट में कि आओ और हमारे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदो, उन गुड्स एंड सर्विसेज को उन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को हम क्या कहते हैं? सप्लाई, ठीक है। ओके, और यहाँ पे भी हमारे 2 टाइप के सप्लाई आएंगे। अगर आपने डिमांड बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको सप्लाई बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सप्लाई हमारे डिमांड का बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो सप्लाई के 2 टाइप्स, इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। तो इंडिविजुअल सप्लाई क्या होगी? एक प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करता है और मार्केट में ऑफर करता है, एक प्रोड्यूसर कितना प्रोड्यूस करता है और मार्केट में कितना ऑफर करता है, उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। उसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई। बट मार्केट सप्लाई क्या होता है? सारे प्रोड्यूसर्स मिलके उस एक कमोडिटी को कितना सप्लाई करते हैं या ऑफर करते हैं हमारे मार्केट में, उसको हम कहते हैं मार्केट सप्लाई, ठीक है। वापस, एक प्रोड्यूसर की बात अगर मैं करूं, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई। सारे प्रोड्यूसर, सारे सेलर्स की अगर मैं बात करूं तो दैट इज नोन एज व्हाट? मार्केट सप्लाई। क्लियर? ओके। तो इसकी मैम डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? विच अ प्रोड्यूसर लगाओगे, विच अ प्रोड्यूसर बोलोगे तो वो बन जाएगी डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन बन जाएगी सीधा सीधा इंडिविजुअल सप्लाई की। एंड यहीं पे अ के जगह हम लगा दें ऑल, विच ऑल प्रोड्यूसर्स और सेलर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल, दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ मार्केट सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे अ या एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर लगाओगे तो वो बन जाएगा इंडिविजुअल सप्लाई का, ऑल प्रोड्यूसर्स बोलोगे तो वो डेफिनेशन बन जाएगी मार्केट सप्लाई की। क्लियर? ओके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आता है? नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड द सप्लाई। दोनों में कंफ्यूज मत हो। दोनों का मतलब क्या है? स्टॉक मतलब कि कितना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, टोटल क्वांटिटी कितना प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। बट सप्लाई वो कब कहलाई जाएगी? वो सप्लाई तभी कहलाई जाएगी जब वो स्टॉक को आप मार्केट में ऑफर करते हो, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किस पे करा? ऑफर फॉर सेल। मतलब स्टॉक सप्लाई तब बनती है जब आप उसको मार्केट में ऑफर करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अ प्रोड्यूसर हैज प्रोड्यूस्ड
10,000 यूनिट्स। कितना प्रोड्यूस करा उन्होंने? 10,000 यूनिट्स। हाइलाइटर कहाँ है? 10,000 यूनिट्स उन्होंने प्रोड्यूस करा, ठीक है। बट मार्केट में दे आर विलिंग टू सेल ओनली 7,000 यूनिट्स। कितना सेल करना चाहते हैं वो? 7,000 यूनिट्स। दिस मीन्स दिस 10,000 इज व्हाट? स्टॉक. This 10,000 is what? Stock. Means what is stock? The total amount of goods and services available with the producer. Available with the producer. ठीक है, total amount जितना भी producer ने produce करा, that is known as stock. But the amount of commodity which the seller offer for sale in the market is known as what? Supply. ठीक है, तो जो अमाउंट सेलर जो है ऑफर करता है मार्केट में, उस अमाउंट को हम कहते हैं व्हाट? सप्लाई. तो दिस 7,000 इज सप्लाई. ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि 10,000 बनाया, 7,000 सप्लाई है तो 3,000 स्टॉक है. 3,000 इज नॉट अ स्टॉक. होल 10,000 विल बी योर स्टॉक. ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सा वाइडर कॉन्सेप्ट लग रहा है? वाइडर कॉन्सेप्ट कौन सा है? स्टॉक. कौन सा नैरो कॉन्सेप्ट है? दैट इज सप्लाई. Stock is a wide concept and supply is a narrow concept. Clear? Okay. One difference, definition समझ आ गई है आपको. Second difference, wide concept, narrow concept. Third difference is stock has no time dimension. मेरे को हमेशा मैं देखती हूँ कि आज मेरे गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है. It means it has no time dimension. इसका कोई भी time dimension नहीं है. ठीक है, हम पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है. बट सप्लाई, क्योंकि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं, जैसे डिमांड को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं, ऐसे ही हम अपने सप्लाई को भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं. इसलिए सप्लाई हैज अ टाइम डायमेंशन. इसमें क्या होता है? इसमें टाइम डायमेंशन होता है. क्लियर? यहाँ तक के आपको समझ आया? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड द सप्लाई? स्टॉक इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल विद द producer, but supply is the amount of that much quantity which the producer offer for sale at the market. ठीक है, कौन सा वाइड कॉन्सेप्ट है? स्टॉक. कौन सा नैरो कॉन्सेप्ट है? सप्लाई. ठीक है, विच हैज नो टाइम डायमेंशन? स्टॉक. विच हैज टाइम डायमेंशन? सप्लाई. क्लियर? आई होप आपको ये तीन डिफरेंसेस क्लियर है. ओके. अच्छा, एक और चीज यहाँ पे एग्जाम में कैसे कंफ्यूज करते हैं, वो डिफरेंस नहीं पूछते स्टॉक एंड सप्लाई में. दे से डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंडेड सप्लाई, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंडेड सप्लाई एंड एक्चुअल सप्लाई. अब बच्चा कंफ्यूज, इंटेंडेड सप्लाई और एक्चुअल सप्लाई कौन सा है? तो इंटेंडेड सप्लाई मीन्स स्टॉक, इंटेंडेड सप्लाई मीन्स स्टॉक, एंड एक्चुअल सप्लाई मीन्स सप्लाई. सप्लाई को ही हम क्या बोलते हैं? एक्चुअल सप्लाई. एंड स्टॉक को हम बोलते हैं इंटेंडेड सप्लाई, कि हम कितना प्लान कर रहे हैं, एक प्रोड्यूसर कितना प्लान कर रहा है प्रोड्यूस करके ऑफर करने का. प्लान ही तो करा है ना मैंने 10,000, ठीक है, कि मैं इतना प्रोड्यूस करूंगी, बट जब मैं 7,000 बेच रही हूँ, दैट विल बी माई एक्चुअल सप्लाई. ओके, सो स्टॉक मीन्स इंटेंडेड सप्लाई एंड सप्लाई मीन्स एक्चुअल सप्लाई. सो इसमें कंफ्यूज मत होना स्टॉक और सप्लाई में. ठीक है, चलिए. So next is determinants of supply. What are the determinants or what are the factors which affect the supply? Means ऐसे कौन कौन से factors हैं जिसके वजह से supply change हो सकती है. ठीक है, तो सबसे पहला ही important factor हमारा जो है वो आता है price of the commodity. क्या आता है? Price of the commodity. Okay. मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि डिमांड का बिल्कुल मोस्टली अपोजिट है हमारा सप्लाई. हाँ या नहीं? तो डिमांड में एक बात बताओ, प्राइस एंड डिमांड में कैसा रिलेशन था? इनवर्स. कैसा रिलेशन था? इनवर्स. मतलब प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी. बट हियर इट इज कंप्लीटली अपोजिट. कंप्लीटली अपोजिट कैसे? क्योंकि प्राइस एंड सप्लाई में कैसा रिलेशन है यहाँ पे? डायरेक्ट. देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप. मतलब क्या कि if price increases then quantity supply will also increase, and if prices decrease then quantity supply will also fall. There is a direct relationship between the price and the quantity supply. समझिए इसका मतलब क्या है कि अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो सेलर जो है मोटिवेट होगा और वो और ज़्यादा सप्लाई करेगा. बट अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो सेलर डिमोटिवेट होके अपनी सप्लाई को क्या कर देगा? कम कर देगा. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर प्राइसेस बढ़ते हैं किसी भी चीज़ के, कॉस्ट तो उतनी रहेगी उसकी. फॉर एग्जांपल कॉस्ट, उसने कोई भी एक चीज़ बनाई
फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक शू मैन्युफैक्चरर है, शूज़ मैन्युफैक्चर करे उन्होंने 1000 रुपीज़ के, कॉस्ट लगी है, अभी उसको बनाने में कितना लग रहा है 1000। अगर वो 1500 नॉर्मली मार्केट में बेचते हैं, देन प्रॉफिट मार्जिन विल बी 500, प्रॉफिट मार्जिन विल बी 500। बट इफ प्राइसेस ऑफ द शूज इंक्रीजेस, दैट इज अगर मैं उसको 2000 कर दूं, नाउ द प्रॉफिट मार्जिन विल बी 1000 रुपीज। तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो वो और सप्लायर अपनी क्वांटिटी सप्लाई को बढ़ाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन उनका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट तो कांस्टेंट है, कॉस्ट तो 1000 ही रहेगी, बट प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम यहाँ पे सप्लायर स्टॉक अपना सप्लाई तो बढ़ा रहा है, अपनी क्वांटिटी सप्लाई तो बढ़ा रहा है, बट अगर कंज्यूमर खरीदे ही ना, कंज्यूमर 1500 में ही खरीदेगा, वो 2000 में खरीदेगा ही नहीं, फिर क्या फायदा? ठीक है, फिर क्या फायदा अपनी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ाने का? द थिंग इज कि अभी आप बस इतना जानो कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, मतलब सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ाएगा, और अगर प्राइसेस कम होंगे तो क्वांटिटी सप्लाई कम होगी। सप्लायर का ये नेचर है। ठीक है, जब डिमांड के हिसाब से, मतलब कंज्यूमर खरीदेगा नहीं खरीदेगा, वो हम अगले चैप्टर दैट इज मार्केट मैकेनिज्म में आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब डिमांड और सप्लाई दोनों जब मिलेंगे ना, तब एक क्वांटिटी और प्राइस डिसाइड होगा। ठीक है, तो इसके लिए, सिर्फ इस एक डाउट के लिए आप प्लीज अगला चैप्टर जरूर देखना, वहां पे आपको ये डाउट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद मैं वही पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज मार्केट मैकेनिज्म। ठीक है, तो वहां पे आपको उस चैप्टर में आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, पर अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में? प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। हम सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड मत बोलना। ठीक है, सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के, अभी हम ये पूरा का पूरा चैप्टर प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। हम नहीं सोच रहे कि कंज्यूमर कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा, डिमांड करेगा कि नहीं करेगा, मुझे अभी उससे कोई भी मतलब नहीं है। इफ वी आर स्टडिंग चैप्टर सप्लाई, देन वी विल कंसीडर ओनली प्रोड्यूसर। ठीक है, डिमांड में हमने सिर्फ कंज्यूमर की बात करी थी, तब आपने पूछा था क्या कि मैम अगर प्रोड्यूसर सप्लाई ना करे उतना, पूछा था? नहीं ना। तो ऐसी अभी भी सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर के बारे में ही सोचना। ठीक है, अगले चैप्टर में हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को एक साथ लेके आएंगे। क्लियर? फाइन, ओके, लेट्स मूव ऑन। सो अभी हमने क्या पढ़ा? सबसे पहला डिटर्मिनेंट जो सप्लाई को चेंज कर सकता है, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, और प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइसेस कम होंगे तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई। फाइन, ओके। सो नेक्स्ट इज गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। अब सप्लायर कितना प्रोड्यूस करेगा या कितना ऑफर करेगा मार्केट में, वो डिपेंड करता है कि उसके गोल्स क्या हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, या उसका सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, या रिस्क मिनिमाइजेशन है। मतलब उसके गोल्स कैसे हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वो सप्लाई कितना करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेल्स, मतलब उसका गोल है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, देन ही विल सेल ऑल द कमोडिटीज, मीन्स ही विल सेल मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट द एग्जिस्टिंग प्राइस। जितना भी प्राइस मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेगा, क्योंकि उसका मेन गोल क्या है? सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, बट अगर उसका गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा तो इफ प्राइस विल इंक्रीज, देन ओनली ही विल सप्लाई मोर। ठीक है, इसका मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर उसका गोल है तो वो कब ज़्यादा सेल करेगा? जब उसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे। ठीक है, और प्राइसेस कम होने से वो सप्लाई कम कर देगा। बट अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन उसका गोल हुआ तो वो एग्जिस्टिंग प्राइस, जितना प्राइस चल रहा है उस पर भी वो ज़्यादा सेल करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज इनपुट प्राइसेस। व्हाट इज इनपुट प्राइसेस? इनपुट क्या होता है? बेसिकली इनपुट मीन्स जो भी रॉ मटेरियल या कोई भी कमोडिटीज, आपके कैपिटल, लैंड, लेबर, जितने भी चीज़ें एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए लग रहे हैं, उसको हम कहते हैं इनपुट्स। उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट्स। रॉ मटेरियल, मशीन्स, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, ये सारे क्या है? हमारे इनपुट्स। सारे क्या है? इनपुट्स। नाउ लिसन, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे इनपुट के प्राइसेस 1000 है, किसी भी एक गुड को बनाने के लिए मुझे 1000 रुपये लग रहे हैं।
ठीक है, तो ये क्या है मेरा इनपुट प्राइस एंड आई एम सेलिंग दैट गुड एट 1500 रुपीज। तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितने का है 500 का। मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितने का है 500 का। 1000 के इनपुट प्राइसेस हैं, इनपुट कॉस्ट लगी मेरी एंड 1500 का मैंने उसे बेचा। तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे कितना हुआ 500 का। कितने का प्रॉफिट हुआ 500। नाउ मैं मार्केट में तो 1500 का ही बेचूंगी, बट हेयर द प्राइसेस हैज बीन इंक्रीज्ड ऑफ व्हाट। प्राइसेस किसके इंक्रीज हुए इनपुट प्राइसेस। तो इनपुट प्राइसेस के अगर प्राइस इंक्रीज होके 1200 हो गए, लेबर ने बोला कि नहीं अब मुझे वेजेस ज्यादा चाहिए, ठीक है, या कैपिटल पे इंटरेस्ट बढ़ गया या लैंड पे रेंट बढ़ गया, तो बेसिकली क्या हो रहा है चीजें महंगी हो रही हैं, ठीक है, या जो रॉ मटेरियल मेरा लगता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ लेदर शूज और लेदर ही महंगा हो गया, तो क्या मेरे शूज का कॉस्ट बढ़ेगा, शू का कॉस्ट बढ़ेगा, बिल्कुल। तो एक ऑप्शन है कि मैं अपने प्राइसेस भी इंक्रीज कर दूं, बट अभी हम मान के चल रहे हैं हम सिर्फ अभी इनपुट प्राइसेस को कंसीडर कर रहे हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो इफ आई से कि इनपुट प्राइसेस हमारा रॉ मटेरियल जो लग रहा है वो महंगा हो गया, जिसके वजह से मेरी कॉस्ट 1200 हो गई, तो अब क्या मेरा अब प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा 300। प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा कम। देन हेयर प्रोड्यूसर विल सेल लेस। वो क्या करेगा अब अपनी सप्लाई कम कर देगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, फाइन। बट वहीं पे अगर मेरे को रॉ मटेरियल सस्ते में मिलना लग जाता और मेरे को अब 800 में मिल रहा है, तो हेयर माय प्रॉफिट मार्जिन विल इंक्रीज, हाँ या नहीं। अब प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा 700। हेयर द बायर विल सेल मोर, फाइन। अब यहाँ पे क्या करेगा अब सेलर अब ज्यादा सप्लाई करेगा, क्यों, क्योंकि उसका यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ आया, हमें ये समझ आया कि अगर इनपुट प्राइसेस महंगे हो गए, ठीक है, इफ इनपुट प्राइसेस इंक्रीजेस देन क्वांटिटी सप्लाई विल डिक्रीज, एंड इफ इनपुट प्राइसेस डिक्रीजेस देन क्वांटिटी सप्लाई विल इंक्रीज, फाइन। समझ आया अब तक, ओके। Let's move on to the other factor, that is prices of the related commodities. Prices of the related commodities. इसका मतलब क्या होता है कि if there is any other substitute good, ठीक है, हमारे पास दो गुड्स हैं, एक A and B, A गुड है और B गुड है, ठीक है, इसमें जो रिसोर्सेज लगते हैं वही रिसोर्सेज सेम हम अगर B में लगाते हैं तो हम वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई हैव अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, उससे मैं ए कमोडिटी भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ और बी भी प्रोड्यूस कर सकती हूँ, फाइन। ए भी कर सकती हूँ, बी भी कर सकती हूँ। अगर ए को बेचती हूँ तो वो मैं 1 लाख में बेच सकती थी, ठीक है, एंड बी को बेचूंगी तो भी उसको मैं 1 लाख में बेच सकती थी। सो आई कैन चूज ईदर ऑफ द टू, ठीक है। तो मैंने चूज करा कि मैं ए प्रोड्यूस करूंगी, व्हाट आई हैव चूज ए, ठीक है, मैंने ए चूज करा कि मैं ए प्रोड्यूस करूंगी एट द प्राइस ऑफ 1 लाख रुपीज, फाइन, ओके। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स आई गॉट टू नो कि भाई बी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, कॉस्ट तो उतनी लगेगी, रिसोर्सेज तो वही लगेंगे, बट बी की क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है तो उसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। मार्केट में प्राइसेस इंक्रीज होके वो 1,20,000 का हो गया। नाउ with the same given resources, same amount of resources, can I produce B or the producer will produce B? बिल्कुल भाई, उसको तो 1,20,000 मिलेंगे ना, कॉस्ट तो उतनी लगेगी चाहे ए प्रोड्यूस करे बी प्रोड्यूस करे। अब वो सीधा किस में चला जाएगा, बी प्रोड्यूस करेगा, वो दूसरे कमोडिटीज पे शिफ्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब क्या कि अगर अदर कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, हेयर द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ A will decrease, ठीक है। तो क्या अदर कमोडिटी के प्राइसेस ने हमारे सप्लाई को इफेक्ट करा, बिल्कुल इफेक्ट करा। अब प्रोड्यूसर ये प्रोड्यूस ना करके अब क्या प्रोड्यूस करेगा, बी कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो क्या प्राइसेस ऑफ अदर कमोडिटी, बी कमोडिटी जो प्राइसेस उसके इंक्रीज हुए थे, क्या उसके इंक्रीज होने पर मेरी क्वांटिटी सप्लाई इफेक्ट हुई है, बिल्कुल हुई है। क्लियर, यहां तक क्लियर है, फाइन। लेट्स मूव ऑन to the next concept, that is techniques of the production. What is technique of the production? अगर मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करूंगी, मेरी कॉस्ट कम होगी, तो इससे प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा एंड आई विल इंक्रीज माई सप्लाई, ठीक है। बट अगर बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, हमारी वही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मैं यूज कर रही हूँ,
then my cost will increase, my profit margin will decrease and I will decrease my sales also. ठीक है, वापस क्या बोला मैंने, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, मेरी कॉस्ट कम आएगी, मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, मैं सप्लाई बढ़ाऊंगी. ठीक है, बट अगर मैं वहीं पे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करूंगी, मेरा कॉस्ट ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट कम मिलेगा मुझे. ठीक है, तो मैं सप्लाई भी कम कर दूंगी. ठीक, तो क्या टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ने भी मेरे सप्लाई को इफेक्ट करा? बिल्कुल करा. क्लियर? ओके. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द इंडस्ट्री. अगर हम देखें मोनोपोलाइज्ड या कॉम्पिटिटिव में, तो वहाँ पे सप्लायर पे डिपेंड होता है कि वो कितना सप्लाई करता है. ठीक है, बट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज में तो यहाँ पे देखो, अगर वो मोनोपोलाइज्ड इकोनॉमी है, मोनोपोली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, क्या होता है ये आगे हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट में पढ़ेंगे. बट अभी समझो मोनोपोलाइज्ड या मोनोपोली इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे एक सिंगल सेलर है, नंबर ऑफ बायर्स है बट सिंगल सेलर है. अगर सिंगल सेलर है भाई, वो तो अपने हिसाब से बेचेगा. ठीक है, अब बायर के ऊपर है उसको परचेज करना है कि नहीं करना, क्योंकि सेलर तो सिंगल है. ठीक है, तो यहाँ पे सेलर जब चाहे जितना चाहे उतना वो क्या कर सकता है, प्राइस चार्ज कर सकता है और वो अपने हिसाब से सप्लाई करेगा. ठीक है, ओके. बट वेयर एज कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, उसको एग्जिस्टिंग प्राइस में ही सेल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा होता है, तो वो ज़्यादा बेचेंगे एज कंपेयर टू द मोनोपोलाइज्ड इंडस्ट्री. ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज. इफ गवर्नमेंट रिड्यूसेस द टैक्सेस, अगर टैक्सेस कम कर देता है, कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ गया तो वो सेल्स बढ़ा देंगे. हाँ या नहीं? ठीक है, तो टैक्सेस कम, कॉस्ट कम, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी. ठीक, और इसी का ही अपोजिट, टैक्सेस बढ़ गए, कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, देन सप्लाई विल ऑल्सो डिक्रीज. क्लियर? ओके. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस. ये भी बहुत ज़्यादा सप्लाई को इफेक्ट करता है. कैसे मैम? सुनिए, अगर प्रोड्यूसर सोच रहा है कि आगे चल के प्राइसेस उस चीज़ के, उस कमोडिटी के बढ़ जाएंगे. ठीक है, मेरे को लग रहा है यार आगे चल के जो है सर्दी आने वाली है, तो सर्दियों के कपड़ों के रेट जो है बढ़ जाएंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, रेट बढ़ जाएंगे, तो अभी मैं उन कपड़ों को रोक दूंगी, अभी उसको सेल आउट नहीं करूंगी, और आगे जब उसकी डिमांड बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे, देन आई विल सेल देम. होता है कि नहीं होता है ऐसा कि अगर सब्जी वाले को पता चल गया कि अभी जस्ट डिमांड बढ़ने वाली है, वो अभी रोक लेता है, अभी नहीं बेचता, बट जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तब वो बेचता है. ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या सोच रहा है, क्या उसके फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं अबाउट द प्राइसेस, वो अभी करंट सप्लाई को इफेक्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर इज नेचुरल फैक्टर्स. नेचुरल फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारी हैं. हाँ या नहीं? क्या हमारा कहीं एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड है, नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड है? बिल्कुल. तो नेचुरल फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट्स व्हाट, नेचुरल फैक्टर्स अफेक्ट्स व्हाट, सप्लाई. ठीक है, नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. क्या ट्रांसपोर्ट अच्छा होने से, अगर आपकी रीच बहुत अच्छी हो जाती है, आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई या मुंबई टू गुजरात, अगर आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, क्या आप अपनी सप्लाई इंक्रीज कर सकते हो, आपकी सप्लाई चेन इंक्रीज होगी अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा. बिल्कुल. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन अच्छा होगा. अगर आज के टाइम पे तो भाई सब कुछ ऑनलाइन बिक रहा है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, इवन आप अपने गुड्स को सेल आउट कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं. ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन जो हो रही है लोगों से, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, वो सिस्टम बहुत अच्छा हो चुका है. हाँ या नहीं? ऑनलाइन हर चीज़ अब सब कुछ अवेलेबल है. सो दिस इज क्रिएटिंग मैसिव इंक्रीज इन द सप्लाई, राइट? तो कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सप्लाई. ठीक है, okay, so these were the factors which was affecting the supply, which are affecting the supply. Fine. Okay, so next topic, move on to the next topic, that is law of supply. हमने इतने में ही बहुत कुछ अच्छे से, हम क्योंकि धीरे चल रहे हैं बट हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ के चल रहे हैं. सो आई वांट कि अगर ड्यूरेशन बढ़ भी रही है इट्स ओके, बट हमारे को हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है. फाइन, चलिए. सो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ सप्लाई. व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई? लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली स्टेट्स, अभी जो हमने पढ़ा, दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर मैं जितने भी फैक्टर्स पढ़े उसको मैं चेंज ना करूं, वो वैसी की वैसी रहे. इफ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज, देन द सप्लाई विल ऑल्सो
increase, and if prices of the commodity will decrease, then the quantity supply will also decrease, which states that there is a direct relationship between the price and the quantity supply. Fine. तो ये हमारा लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली क्या कहता है, प्राइसेस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगा, प्राइसेस कम होने से सप्लाई कम होगी. ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप. क्लियर है ना आपको यहां तक के? ओके. नेक्स्ट इज हमारा सप्लाई शेड्यूल. नेक्स्ट इज हमारा कौन सा टॉपिक है? अब इसी में ना लॉ ऑफ सप्लाई में ही हमारे अलग अलग टॉपिक्स हैं. सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, तो लेट्स डिस्कस दिस. सो सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? सप्लाई शेड्यूल इज अ टैबुलर स्टेटमेंट. क्या स्टेटमेंट है? एक टैबुलर स्टेटमेंट है. मतलब एक टेबल फॉर्म में, ये टेबल दिख रही है आपको, इस एक टेबल फॉर्म में हमने बताया कि अगर ये प्राइसेस होंगे तो इतनी सप्लाई होगी, अगर प्राइसेस बढ़ गए तो सप्लाई बढ़ जाएगी. ठीक है, तो अगर हम अपने प्राइसेस एंड क्वांटिटी सप्लाई को एक टेबल फॉर्म में हम बना देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, supply schedule. What that is known as what? Supply schedule. And if we represent it as if it is a graphical representation, if we represent it in a graphical form, then it will be known as what? Supply curve. Then it will be known as supply curve. देखें, हमने ऊपर देखा कि अगर प्राइसेस 10 थे तो 100 क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी, प्राइसेस 12 थे तो 120 क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी. तो इसी को ही हमने क्या बोला, देखो, if prices were 10 then supply was 100. क्या सप्लाई ऐसी थी? ठीक है, and if prices are 12 then quantity supply will be 120. ठीक है, तो हमारा कर्व कैसे जा रहा है? अपवर्ड स्लोपिंग. कैसे जा रहा है? अपवर्ड स्लोपिंग. डिमांड कैसे जाता था? डाउनवर्ड स्लोपिंग. प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट सप्लाई इज अपवर्ड स्लोपिंग एंड डिमांड विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन. हमने पढ़ा लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली स्टेट्स दैट इफ प्राइसेस विल इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाई विल इंक्रीज, इफ प्राइसेस विल डिक्रीज क्वांटिटी सप्लाई विल डिक्रीज, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस. ठीक है, हर एक लॉ के कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं. तो इस लॉ का क्या एक्सेप्शन है कि जरूरी नहीं हमेशा प्राइसेस बढ़ने पे सप्लाई इंक्रीज हो या प्राइसेस कम होने पे सप्लाई डिक्रीज हो. ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. क्यों ऐसा? क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे कमोडिटीज हैं जिसके सप्लाई आप बढ़ा ही नहीं सकते हो. ऐसी कौन सी कमोडिटीज है जिसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते? ओल्ड एज कॉइन्स जो हो गए. ठीक है, ओल्ड एज कॉइन्स हो गए या आपके मोनालिसा पेंटिंग हो गई. ठीक है, तो ऐसे बहुत से कमोडिटीज हैं जो डायमंड, कोहिनूर डायमंड हो गया. तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसकी सप्लाई आप नहीं बढ़ा सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कैन यू इंक्रीज दो सप्लाईज? नहीं. ऐसे कुछ पेरिशेबल कमोडिटीज होते हैं. पेरिशेबल कमोडिटीज मीन्स जो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती हैं. दूध, ब्रेड, दही, ये सारी चीज़ें 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकती है नहीं. सो दीज आर नोन एज व्हाट? पेरिशेबल कमोडिटीज. सो पेरिशेबल कमोडिटीज या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, अगर मैं अचानक से अभी डिमांड बढ़ गई तो क्या हम फार्मर तुरंत उगा देगा क्या क्रॉप्स को? नहीं, इट विल टेक टाइम, राइट. तो शॉर्ट रन में कुछ कमोडिटीज की सप्लाई नहीं बढ़ सकती, फॉर एग्जांपल पेरिशेबल या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो उस केस में एक हमने केस देखा जहां पे शॉर्ट रन में सप्लाई तुरंत नहीं बढ़ सकती, एंड सेकंड केस जो कि भाई बिल्कुल उसकी सप्लाई तो बिल्कुल ही चेंज नहीं हो सकती, फॉर एग्जांपल कोहिनूर डायमंड, मोनालिसा पेंटिंग और द ओल्ड एज कॉइन्स. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करती. तो इनका कर्व कैसे बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग तो नहीं बनेगा क्योंकि वहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं कर रहा, तो अपवर्ड स्लोपिंग तो है नहीं. तो इसका कर्व कैसे बनता है? इट विल बी व्हाट? पैरेलल टू y axis. It will be what? Parallel to y axis mean it will be vertical. It will be vertically parallel to y axis. Clear? Okay. तो इसका मतलब क्या है कि प्राइजेस अगर 10 हो, 12 हो, 50 हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है. उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, उसकी क्वांटिटी सप्लाई कांस्टेंट ही रहने वाली है. फाइन. तो ऐसे कुछ केसेस हैं जहां पे हमारा लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता. ऐसी एक और केस है दैट इज बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व. बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व कहता है कि एक टाइम तक के उसकी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन द प्राइसेस, बट आफ्टर दैट प्राइसेस इंक्रीज होने पर भी उसकी सप्लाई कम हो जाएगी. ओके, नाउ हियर डायरेक्ट क्वेश्चन केम इनटू द क्वेश्चन पेपर. आपके बोर्ड्स में जो है सीधा सीधा एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर. वो क्या क्वेश्चन है देखिए. डिस्कस हाउ द सप्लाई ऑफ लेबर
डिस्कस हाउ द सप्लाई ऑफ लेबर इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। कैसे लेबर की सप्लाई, क्योंकि लेबरर जो अपना सप्लाई लेबर देता है, ठीक है, जो अपने सर्विसेज दे रहा है, वो भी तो सप्लाई है, वो भी तो सप्लाई है, क्योंकि हम सप्लाई सिर्फ गुड्स की देखते हैं क्या? नहीं, सर्विसेज की भी देखते हैं। तो लेबर सप्लाई इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ सप्लाई, हाँ या नहीं? बिल्कुल। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सप्लाई ऑफ लेबर, हाउ द सप्लाई ऑफ लेबर इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। पहली बात तो लेबर सप्लाई जो है एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कैसे एक्सेप्शन है, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस। देखिए, अब हम अगर बात करें प्राइजेस के जगह, हम इफ वी कंसीडर वेजेस, प्राइजेस के जगह अगर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? वेजेस, ठीक है। और क्वांटिटी सप्लाई में हम देख रहे हैं उसके लेबर आवर्स, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? लेबर आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझो कि जैसे जैसे वेजेस बढ़ेंगे, क्या एक लेबर अपनी सप्लाई बढ़ाएगा, अपनी सर्विसेज और ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करेगा? बिल्कुल। तो जैसे जैसे वेजेस बढ़ते हैं उसकी सप्लाई भी बढ़ती रहती है, तो ही गिव्स लेस टाइम टू हिज लीजर। लीजर मीन्स उसके एंजॉयमेंट की टाइम, उसकी सोशल लाइफ जो भी है उसको वो कम टाइम देगा, एंड ही विल गिव मोर टाइम टू हिज वर्क, ही विल गिव मोर टाइम टू हिज वर्क, सो ही प्रेफर लेबर टू लीजर, ठीक है। बट एक टाइम तक के, एक इस प्राइस तक के उसने इतना कमा लिया जितना उसको कमाना है, ठीक है। उसके बाद उसके वेजेस अगर इंक्रीज होते भी है, ही will decrease his supply, he will decrease his supply even after increasing in his wages, even after increasing in his wages, he will supply less। क्यों ऐसा? क्योंकि अब उसको जितना कमाना था उसने उतना कमा लिया, अब अगर इन वेजेस बढ़ते भी हैं तब भी वो अपनी सप्लाई कम करेगा। he will prefer leisure to labor, ठीक है। मतलब अब वो एंजॉयमेंट को, अपनी सोशल लाइफ को, अपने लाइफ को ज्यादा प्रेफरेंस देगा एज कंपेयर टू द लेबर और द सर्विस ही इज प्रोवाइडिंग। क्लियर? ओके। अब मैम ये तो समझ आ गया कि वेजेस बढ़ने तक, जैसे जैसे वेजेस बढ़ रहे हैं लेबर अपनी सप्लाई इंक्रीज करेगा, उसके बाद वो एक टाइम के बाद वो डिक्रीज कर देगा। बट एक बात बताओ कि एक फर्म उसके वेजेस बढ़ाएगा ही क्यों अगर वो काम कम कर रहा है? तो वाई ही विल इंक्रीज हिज वेजेस? सो फर्स्ट थिंग, यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं वेजेस बढ़ाने के। हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में वो कंपनी जब चल रही थी, अभी अभी सेटअप हुई है, वो लेबर, क्योंकि हर एक जो भी काम करता है उसको हम लेबर बोलते हैं, तो कंपनी वो चला जो रहा है, वो जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जा रही है, क्या वो हायर पोजीशन में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। जैसे जैसे कोई भी एक वर्कर, कोई भी एक सर्विस, कोई भी जॉब में है या किसी भी बिजनेस में है, तो अगर जैसे जैसे वो चीज़ इंक्रीज होती रहती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या उसका प्रमोशन होता रहता है, उसके वेजेस बढ़ते रहते हैं, उसकी सैलरी बढ़ती रहती है, बट उसका काम कम होता रहता है, हाँ या नहीं? तो दिस कैन बी द रीजन वेयर वेजेस विल इंक्रीज बट द नंबर ऑफ आवर्स विल डिक्रीज आफ्टर अ टाइम, ठीक है। क्लियर? ओके, सो हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या है, हमने ये 3 टॉपिक्स कवर कर लिया है। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर, और वी हैव कंप्लीटेड 4 टॉपिक्स आई गेस। एक बार चेक कर लिया हमने क्या क्या पढ़ लिया अब तक के। yes, we have completed 4 topics. So first topic was meaning of supply, पढ़ लिया। डिफरेंस देख लिया हमने, स्टॉक और सप्लाई क्या होता है, स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में डिफरेंस क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कौन कौन से हैं, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, हम ये 4 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू कवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चलिए फटाफट बिना किसी देरी के इसको भी कवर करते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिमिलर है ये डिमांड के, अगर आपने डिमांड बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा मैं कम टाइम दूंगी, इसको जल्दी से फटाफट कंप्लीट करेंगे। और अगर किसी को बहुत डिटेल में जानना है प्लीज़ डिमांड वाली वीडियो रेफर करें, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करा है। बट यहाँ पे क्योंकि अब वापस से मैं रिपीट करके टाइम और बढ़ाऊंगी नहीं, मैं जल्दी से इसे ख़त्म करूँगी, ठीक है। ओके, सो मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व क्या होता है? मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व मीन्स जहाँ पे सप्लाई चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द चेंज इन इट्स ओन प्राइस, खुद के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं तब सप्लाई चेंज हो रही है, देन इट विल बी नोन एज व्हाट? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ये इसके 2 टाइप्स, एक्सपेंशन
कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब सप्लाई का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सप्लाई का कम होना। एक्सपेंशन मतलब सप्लाई का इंक्रीज होना, क्या सप्लाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सप्लाई का डिक्रीज होना, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, ठीक है। क्यों ऐसा, सप्लाई यहाँ पे क्यों इंक्रीज हो रही है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इट्स ओन प्राइस, अपने खुद के प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है देन इट विल बी नोन एज एक्सपेंशन इन सप्लाई। बट इफ सप्लाई इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन इट्स ओन प्राइस देन इट विल बी नोन एज व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। व्हाट विल बी द कर्व, देखो कर्व कैसा होगा, यहाँ पे पहले पॉइंट ए है, क्यों, जब प्राइसेस 10 थे तो 100, जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज हुए क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो गई है, तो अब पॉइंट हमारा बी पहुंच गया, ठीक है। तो ये कर्व कैसे जा रहा है, अपवर्ड, ठीक है। ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, ए टू बी, अपवर्ड गया, तो इसको हम बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। बट अगर वहीं पे ही पहले प्राइसेस 10 थे, फिर प्राइसेस कम होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई 80 हो गई, तो नाउ द पॉइंट गोज फ्रॉम ए टू बी डाउनवर्ड। पहले कहाँ था, ए टू बी अपवर्ड जा रहा था, अब ए टू बी डाउनवर्ड जा रहा है। सो दिस विल बी व्हाट, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट इज शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। शिफ्ट क्यों हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द फैक्टर्स अदर देन द ओन प्राइस। ओन प्राइस को छोड़ के, मतलब ओन प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बट प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी फैक्टर्स हमने ऊपर पढ़े थे, डिस्कस करे थे, अगर वो चेंज हो रहा है उसके वजह से सप्लाई चेंज हो रही है देन इट विल बी नोन एज व्हाट, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई और द शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, ठीक है, ओके। सो देयर आर टू टाइप्स, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। व्हाट इज इंक्रीज इन सप्लाई, अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है बट प्राइसेस कांस्टेंट है, प्राइसेस 10 के 10 है, हमने बोला कि ओन प्राइस में चेंज नहीं आ रहा बट अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कम हो रही है देन इट विल बी नोन एज डिक्रीज इन सप्लाई बिकॉज हेयर प्राइसेस आर कांस्टेंट। तो पहले कर्व तो अपवर्ड स्लोपिंग अच्छा खासा जा रहा था, बट जैसी सप्लाई इंक्रीज हुई 10 से 100 से 120 हो गया, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, 100 से 120, तो सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, सप्लाई कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई कम हो रही है, 100 से 80 हो रही है, ठीक है। आई होप आपने डिमांड चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया है, तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि ये राइटवर्ड क्यों जा रहा है और लेफ्टवर्ड क्यों जा रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज व्हाट कैन बी द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द चेंज इन सप्लाई। मतलब हमने बोला कि अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई चेंज होगी, बट व्हाट आर दोज फैक्टर्स, उस फैक्टर्स में क्या चेंज आएगा जिसके वजह से सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होगी। लेट्स सी, इंक्रीज इन सप्लाई किस केस में हो सकता है और डिक्रीज इन सप्लाई किस केस में हो सकता है। अगर इनपुट प्राइसेस कम हो रहे हैं, चीज़ें सस्ती हो रही हैं, तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर चीज़ें महंगी हो रही हैं तो सप्लाई कम हो जाएंगी। अगर दूसरे गुड्स, अदर गुड्स के प्राइसेस कम हो रहे हैं तो हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर दूसरे गुड्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हमारी सप्लाई कम हो जाएगी। टैक्सेस कम हो रहे हैं तो सप्लाई बढ़ेगी, टैक्सेस बढ़ गए तो सप्लाई कम हो जाएगी। अगर मेरे को लग रहा है आगे चल के प्राइसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, तो अभी मैं सप्लाई बढ़ा दूंगी, बट अगर मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो अभी मैं सप्लाई कम कर दूंगी। नंबर ऑफ सेलर्स अगर इंक्रीज हो रहा है देन सप्लाई विल इंक्रीज, इफ नंबर ऑफ सेलर्स आर डिक्रीजिंग देन सप्लाई विल डिक्रीज। इन फैक्टर्स को मैं ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे से टाइम दिया है, तो आई डोंट थिंक सो अभी मेरे को टाइम इतना देना चाहिए इस टॉपिक में, ठीक है, बट स्टिल इफ यू हैव डाउट प्लीज कमेंट, ठीक है। डिफरेंसेस हम कर सकते हैं, वी हैव स्टडीड इन डिमांड चैप्टर ऑल्सो, ठीक है, सेम हमारा है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाएगा। बस इस पे ध्यान देना, दो चीज़ों पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे वहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। कर्व यहाँ पे अपवर्ड जाएगा, वहाँ पे डाउनवर्ड जाता था, बट यहाँ पे राइटवर्ड ही जाएगा, दोनों में राइटवर्ड है, ठीक है। तो प्लीज़ बस इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। क्लियर, ओके। सो मैं सीधा इलास्टिसिटी पे आ जाऊँ नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, और अगर तब भी स्टिल कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक, डोंट वरी, ठीक है, बट इसमें भी थोड़े से सब टॉपिक्स हैं। क्लियर, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई. It is also similar as elasticity of demand.
ठीक है। तो कृपया करके आई विल सजेस्ट यू, प्लीज़ इसको देखने से पहले आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पक्का वीडियो देख लो, और उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एंड कंज्यूमर ऑफ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब जितने भी मैंने पढ़ा दिए हैं हर एक के आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। Okay, so let's talk about the price elasticity of supply. It is also similar to the elasticity of demand, so I will not discuss more. So what is price elasticity of supply means? अगर प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में कितने परसेंट का चेंज हो रहा है, उस रेट को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। सो प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो देयर आर डिफरेंट डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दोज आर perfectly elastic, perfectly inelastic, elastic, inelastic, unitary. There are 5 types: perfectly elastic, elastic, inelastic, unitary. ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, परफेक्टली इलास्टिक भाई बिल्कुल सेम, मतलब सेम है, ठीक है। बस डिमांड की जगह सप्लाई बोल रहा है, ठीक है। बिल्कुल सेम है डिमांड का, बिल्कुल सेम, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। सुना, तो परफेक्टली इलास्टिक क्या कहता था? परफेक्टली इलास्टिक कहता था यहाँ पे प्राइसेस क्या रहेंगे? कांस्टेंट, चाहे क्वांटिटी बढ़े कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक पर्टिकुलर प्राइस में उतना सप्लाई करेंगे, बट अगर प्राइसेस ऊपर नीचे हुए तो सप्लाई बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू विल बी इनफाइनाइट, सेम एज डिमांड। एंड परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा? यहाँ पे क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे प्राइसेस चेंज होंगे बट क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी जीरो। तो कर्व भी हमारा सेम दिख रहा है आपको? बिल्कुल भाई, कॉन्सेप्ट सेम है तो कर्व भी सेम होगा। परफेक्टली इलास्टिक में हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली इलास्टिक में वर्टिकल, परफेक्टली इलास्टिक में हॉरिजॉन्टल, परफेक्टली इलास्टिक में परफेक्टली इलास्टिक में हॉरिजॉन्टल एंड परफेक्टली इनइलास्टिक में वर्टिकल। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड यूनिटरी। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस भी कॉन्सेप्ट में नहीं है, ग्राफ में है। कॉन्सेप्ट इज सेम बट यहाँ पे बस ग्राफ में डिफरेंस आएगा, और ग्राफ में भी इतना डिफरेंस नहीं आएगा। ग्राफ जिस तरीके से मैंने आपको डिमांड का सिखाया है वही सेम तरीके से मैं यहाँ पे सप्लाई में सिखाऊंगी, ठीक है। तो प्लीज नोट हियर, यहाँ पे थोड़ा फोकस करें। सो इलास्टिसिटी क्या होगा हमारा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या कहता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी सप्लाई अपॉन प्राइस, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर और ये हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसको इलास्टिक में बोलेंगे न्यूमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर कम, मतलब क्वांटिटी सप्लाई में चेंज ज्यादा और प्राइस में चेंज कम, ठीक है। इनइलास्टिक जब न्यूमरेटर में कम डिनोमिनेटर में ज्यादा, और जब दोनों में ही सेम चेंज आए, दोनों में ही सेम रेट से चेंज आए, सेम अमाउंट से नहीं, सेम रेट से, मतलब 10%, ठीक है। और इसमें हम बोल सकते हैं 10%, 20%, इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें 20% का आ रहा है, इसमें 10% का आ रहा है, तो उस परसेंटेज को, उस रेट को हम देख रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उसमें न्यूमरेटर ज़्यादा डिनोमिनेटर कम, मतलब क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज और सप्लाई में कम चेंज, इलास्टिक। क्वांटिटी में कम, प्राइस में ज़्यादा, इनइलास्टिक। दोनों में सेम तो यूनिटरी, ठीक है। तो देखिए, अब कर्व को बहुत ध्यान से देखना, हम फोकस करने वाले हैं कर्व पे, प्लीज फोकस है। अगर प्राइसेस 10 थे तो क्वांटिटी सप्लाई 100, ठीक है। प्राइसेस 12 हुए, मतलब यहाँ पे कितने का चेंज आया? 10 से 12 कितने का चेंज आया? 20%। कितने का चेंज? 20%। क्वांटिटी सप्लाई 100 से 140 हो गई, तो यहाँ पे चेंज कितने का आया? 40%। तो किस में ज्यादा चेंज? क्वांटिटी में। किस में कम चेंज? प्राइस में। इट विल बी इलास्टिक। इलास्टिक मतलब वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही है, ठीक है। सब कुछ सेम है, बस कर्व में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब चेंज भी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग है, वहां पे डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। फाइन, देखो, तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये जो कर्व है ये मेरा, वेट, हाँ जी, सो यहाँ पे प्राइस में देखो, प्राइस इतना सा,
क्योंकि प्राइस में तो कम चेंज है, तो मैंने यहाँ पे गैप थोड़ा कम रखा है, ठीक है। बट क्वांटिटी में देखो कितना चेंज है, क्योंकि क्वांटिटी में 40% का चेंज, तो मुझे गैप थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ेगा, तो मैंने क्वांटिटी में इतना गैप बना के रखा। देखो क्वांटिटी में तो गैप ज़्यादा है पर सप्लाई प्राइस में कम गैप है, ठीक है। तो ये कर्व कैसे जाएगा हमारा, कर्व इसको हटाओ, देखो कर्व, देखो कर्व पे ध्यान दो, कर्व जा रहा हमारा ऐसा। नाउ फिर इस कर्व में और इस कर्व में क्या डिफरेंस है, देखें इसमें जब कर्व को मैं थोड़ा और आगे एक्सटेंड करूंगी ना, और आगे एक्सटेंड करूंगी, इट विल कट माय वाई एक्सिस, इट विल कट माय वाई एक्सिस, ठीक है। ये किसको कट करेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा, क्लियर, ओके। अब देखो इसमें इन इलास्टिक में प्राइस में ज्यादा डिफरेंस है, देखो प्राइस में ज्यादा डिफरेंस है, बट क्वांटिटी में मैंने थोड़ा सा ही गैप रखा, ठीक है। क्वांटिटी में मैंने कम गैप रखा, प्राइस में मैंने ज्यादा गैप रखा, तो कर्व मेरा ऐसा बन गया सीधा अपवर्ड स्लोपिंग। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यहाँ पे परेशानी नहीं है, बट बात है कि अगर मैं इसको और आगे एक्सटेंड करती हूँ इस लाइन को, इट विल कट माय एक्स एक्सिस, इट विल कट माय एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस को कट करेगा अगर उसको एक्सटेंड करूंगी, और इसमें ये एक्स एक्सिस को कट करेगा अगर मैं उसको उस लाइन को एक्सटेंड करती हूँ। तो क्लियर है, आई होप आपको डिफरेंस समझ आ रहा है, फाइन। अब बात करते हैं हम इसकी, यहाँ पे प्राइस में भी और क्वांटिटी में भी, दोनों में ही इक्वल चेंज आएगा, इस वजह से कर हमारा जाता है फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से डिराइव होता है, फ्रॉम ओरिजिन। अब जस्ट अभी लास्ट सेमेस्टर, क्योंकि 2 सेमेस्टर हुए थे ना, तो एमसीक्यू में पूछ लिया कि बताओ ये कर, देखो नाम दे दिया S1 S एंड S2, 3 कर्व है, बताओ इसमें से कौन सा यूनिटरी इलास्टिक है। पूछ लिया यहाँ पे कि भाई कौन सा यूनिटरी इलास्टिक है, क्या सिर्फ S1 है या S है या S2 है या तीनों है। भाई प्लीज याद रखो यहाँ पे तीनों ही क्या है हमारे, यूनिटरी इलास्टिक, क्योंकि यूनिटरी इलास्टिक कर्व होने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि वो ओरिजिन से आने चाहिए। क्या तीनों ही ओरिजिन से डिराइव हो रहा है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, बट अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है देन इट विल बी यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। ऐसे अगर ये वाई एक्स अगर ऐसे कर्व होता, ऐसे होता, ठीक है, बट वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, देन होल सारे कर्व हमारे क्या बन जाएंगे, इन इलास्टिक। ऐसे अगर कोई भी कर्व अगर वाई एक्सिस को कट कर रहा है, सारे कर्व क्या बन जाएंगे, इलास्टिक, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, फाइन, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कि प्राइस इलास्टिसिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सो देयर आर 2 मेथड्स ओनली, परसेंटेज मेथड एंड पॉइंट मेथड। परसेंटेज मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैम परसेंटेज मेथड पढ़ चुके हैं, कब पढ़ा, डिमांड चैप्टर में हम ऑलरेडी पूरा का पूरा भाई पढ़ चुके हैं कि परसेंटेज मेथड के थ्रू हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल डिट्टो वैसे ही होने वाले हैं जैसे हमने इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स करे हैं। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू रेफर दोज वीडियोज़, क्योंकि मैं मैं वापस पढ़ा सकती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वही है कि फिर टाइम एक्सटेंड होगा, आप बोर हो गए, आपको समझ नहीं आएगा चीज़ें, ठीक है। तो मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ, इसलिए परसेंटेज मेथड आई एम लीविंग ऑन यू कि वो वीडियो रेफर करो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से हर चीज़ें पढ़ा रखी हैं, ठीक है। सो अब मैं पढ़ाने क्या वाली हूँ, आई एम फोकसिंग ऑन पॉइंट मेथड। किस पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पॉइंट मेथड। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला तब भी नोट कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि फॉर्मूला हमारा देख सकते हो आप, इवन सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड देखते थे, अब क्वांटिटी सप्लाई देखेंगे, बस ये है, और कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूला इज डिट्टो सेम एज वी हैव स्टडीड इन द इलास्टिसिटी चैप्टर, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो चैप्टर प्लीज रेफर करो। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक और द पॉइंट मेथड। ओके, सो ज्योमेट्रिक और द पॉइंट मेथड हमने डिमांड में भी पढ़ा था, तो मैम क्या वहीं से पढ़े, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी वहाँ पे पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, ठीक है। सुनो, तो हमने डिमांड में कहा था कि एक लाइन खींचती है और जहाँ पे भी पॉइंट होगा उससे हम डिसाइड कर लेंगे कि इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, क्या है। तो यहाँ पे भी हम जो है एट अ गिवन पॉइंट कर्व कैसे जा रहा है, तो उस पॉइंट पे हम डिसाइड करते हैं कि वो इलास्टिसिटी कैसी है, ठीक है। तो पॉइंट मेथड में हम वैसे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ 3 इलास्टिसिटी, एक होगा हमारा इलास्टिक, एक होगा हमारा इनइलास्टिक, और तीसरा हमारा यूनिटरी।
वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दीज 3 डिग्रीज, ठीक है, सिर्फ 3 डिग्री डिस्कस करने वाला है। तो हमें पता है इलास्टिक जो है वाई एक्सिस को कट करता है। किसको कट करता है? वाई एक्सिस को। अभी हमने कर्व देखा। इन इलास्टिक एक्स एक्सिस को कट करता है एंड यूनिटरी हमारा ओरिजिन से जाता है। हाँ या नहीं? अभी हमने ये 3 चीजें पढ़ी हैं कि इलास्टिक वाई एक्सिस को कट करेगा, इन इलास्टिक एक्स एक्सिस को कट करेगा और यूनिटरी हमारा ओरिजिन से डिराइव होगा, ठीक है। ओके, देखिए, तो अब हम कहते हैं कि पॉइंट मेथड में हमारे को अगर इलास्टिसिटी जाननी है तो वी विल मेजर थ्रू ए बी अपॉन ओ बी। ए बी अपॉन ओ बी, व्हाट इज दिस ए बी अपॉन ओ बी? देखिए, हम बोलते हैं न्यूमरेटर में हम लेंगे ए बी और डिनोमिनेटर में लेंगे हम ओ बी, ठीक है। तो सिंपली वी आर गोइंग टू ड्रॉ कर्व। हम एक इलास्टिक यूनिटरी का कर्व ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक ये क्लियर है? जैसे हमने ऊपर ड्रॉ करा था वही सेम कर्व हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं इलास्टिक एंड यूनिटरी का, ठीक है। बट हम एक क्वांटिटी और एक पर्टिकुलर, कोई सी भी आपकी इच्छा है, एक प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस और क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। तो अगर जहां से वो स्टार्ट होगा, जहां से वो कर्व स्टार्ट होगा, उस पॉइंट को हम नाम देंगे ए, और जहां पे तुमने एक पर्टिकुलर प्राइस और क्वांटिटी ली होगी, मतलब यहाँ पे अगर मैं एक पर्टिकुलर प्राइस और क्वांटिटी ले रही हूँ तो उस क्वांटिटी को हम नाम देंगे बी। जहां पे वो एंड हो रहा है उसको बी, जहां से स्टार्ट हो रहा है वो ए, और ओरिजिन तो हमारा ओ है, ठीक है। यहां तक के क्लियर है ना? तो अब और अच्छे से समझो, देखो कर्व के साथ समझाती हूँ। तो फर्स्ट कर्व वी आर टॉकिंग अबाउट, ये कर्व किसका है? जो वाई एक्सिस को कट करता है, इन इलास्टिक। हाँ या नहीं? देखिए, तो इन इलास्टिक में हमने एक पर्टिकुलर एक कर्व ड्रॉ करा, ये गया हमारा कर्व, ठीक है। इस कर्व में क्या है, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है? यहां से। इसको नाम दिया हमने ए। हमने एक पर्टिकुलर, अपनी इच्छा है, तुम कहीं से भी उसको ड्रॉ कर सकते हो, यहां से भी ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। तो एक जहां से हमारा पी हमने एक पर्टिकुलर चूज करा, ये प्राइस और ये क्वांटिटी, तो जहां पे ये एंड हुआ ये वाला हमारा है बी पॉइंट, ठीक है। और ओरिजिन तो ओ है, ठीक है। तो ओ समझ आया, ए समझ आया, बी समझ आया, ठीक है। अब हमारे कहता है इलास्टिसिटी क्या कहती है? इलास्टिसिटी कहती है कि ए बी, यहाँ पे ए बी क्या छोटा है? हाँ या नहीं? और ओ बी की लेंथ ज्यादा है और ए बी की लेंथ कम है। तो ए बी की लेंथ कम है और ओ बी की लेंथ ज्यादा है। सॉरी, ए बी की लेंथ कम है और ओ बी की लेंथ ज्यादा है। मतलब अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, न्यूमरेटर कम डिनोमिनेटर ज्यादा, न्यूमरेटर कम डिनोमिनेटर ज्यादा। कहाँ है? ये देखो, न्यूमरेटर कम डिनोमिनेटर ज्यादा इन इलास्टिक, न्यूमरेटर कम डिनोमिनेटर ज्यादा इन इलास्टिक। हाँ या नहीं? तो क्या आपको ये चीज समझ आई यहां तक के कि ये क्या होगा? लेस देन यूनिटी, मतलब इन इलास्टिक, ठीक है। ऐसी वापस आओ, यूनिटी मीन्स, देखो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओरिजिन, कहां से डिराइव हो रहा है ये? ओरिजिन से। कहां से? ओरिजिन से। तो ये क्या होना चाहिए? यूनिटरी। क्या होना चाहिए? यूनिटरी। देखते हैं यूनिटरी है कि नहीं। ये कर्व यूनिटरी है कि नहीं, देखें। स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से और खुद ओरिजिन भी ओ ही है, तो ओ और ए तो सेम ही है। हमने एक पर्टिकुलर प्राइस और क्वांटिटी चूज करी, जहां पे एंड हुआ बी, जहां पे एंड हुआ बी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ ओ ए, ओ बी, ए बी दोनों सेम है। ओ बी, ए बी दोनों सेम है, इसको ऐसे लिखते हैं, ए बी ओ बी दोनों सेम है। मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, एंड व्हेन न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर इट विल बी यूनिटरी। हाँ या नहीं? मैच हो रहा है? तो क्या ये इक्वल टू यूनिटी है? बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ओके, हमने बोला चलो ठीक है, एक कर्व गया हमारा एक्स एक्सिस से, एक गया ओरिजिन से, दूसरा कौन सा? वाई एक्सिस। तो क्या ये कर्व, हमने एक कर्व ड्रॉ करा थ्रू वाई एक्सिस, हमने कर्व ड्रॉ करा थ्रू, सेलेक्ट थ्रू वाई एक्सिस। तो लेट्स सी, जहां से स्टार्ट हुआ ए, ओरिजिन को ओ, जहां पे खत्म हुआ बी। तो क्या ए बी की लेंथ इस बार ज्यादा है? ए बी की लेंथ ज्यादा है और ओ बी की लेंथ कम है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर ज्यादा डिनोमिनेटर कम, इट विल बी व्हाट? इलास्टिक। तो क्या ये इलास्टिक है? ग्रेटर देन यूनिटी इज नोन एज व्हाट? इलास्टिक। क्लियर? तो यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई हो गया। सो पॉइंट इलास्टिसिटी सीधा कहता है हम कैसे मेजर करेंगे? थ्रू ए बी अपॉन ओ बी, थ्रू ए बी अपॉन ओ बी, ठीक है। तो ए बी और ओ बी के थ्रू हम पता करेंगे कि इलास्टिसिटी कितनी है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, सो लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, लास्ट ये मतलब बट ये इतना लीस्ट नहीं है,
ठीक है, पर जल्दी खत्म कर देंगे। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अगर आपने डिमांड पढ़ी होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बट डोंट वरी, मैं यहाँ पे भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो लास्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, उसके बाद कुछ नहीं है, ये लास्ट पेज है, डोंट वरी, ठीक है। ओके, सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। ऊपर पढ़ा था हमने सिर्फ सप्लाई को इफेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इफेक्ट करेंगे। सो व्हाट आर दोज फैक्टर्स, व्हाट आर दोज डिटर्मिनेंट्स? सो फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज बिहेवियर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं सप्लाई पे इफेक्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, दैट विल बी इलास्टिक। सप्लाई पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, अगर कॉस्ट चेंज होने से सप्लाई पे इफेक्ट नहीं आएगा, देन इट विल बी इनइलास्टिक। देखिए, इफ इंक्रीज इन आउटपुट causes only slight change in the cost per unit, कम ही कॉस्ट आएगा तो इलास्टिक, अगर ज्यादा चेंज आ रहा है देन इट विल बी इनइलास्टिक। ठीक है, मतलब थोड़ा सा चेंज आने की वजह से, देखो इंक्रीज इन आउटपुट कॉजेज लार्ज चेंज इन, मतलब आउटपुट चेंज हो रहा है हमारा, ठीक है, आउटपुट चेंज होने की वजह से कॉस्ट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, मतलब प्राइसेस बढ़ रहे हैं और जो है क्वांटिटी सप्लाई कम है, देन इट विल बी इनइलास्टिक। प्राइस में ज्यादा चेंज, यहाँ पे क्वांटिटी में ज्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस में कम, स्लाइट चेंज आ रहा है, प्राइस में कम क्वांटिटी में ज्यादा, इलास्टिक। ठीक है, टाइम एलिमेंट, शॉर्ट रन में इनइलास्टिक, लॉन्ग रन में इलास्टिक। शॉर्ट रन में इनइलास्टिक, ठीक है, क्वांटिटी हम शॉर्ट रन में ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, बट लॉन्ग रन में हम क्योंकि चेंज कर सकते हैं, देन क्वांटिटी इट विल बी इलास्टिक। नेचर ऑफ द कमोडिटी, ड्यूरेबल गुड्स की ज्यादा इलास्टिसिटी होती है, पर पेरिशेबल गुड्स की, जो जल्दी उसकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती जिसकी, उसकी कैसी होती है, लेस इलास्टिक। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज फॉर एक्सपेंडिंग, अगर उसके पास सफिशिएंट प्रोडक्शन फैसिलिटी है, अगर अच्छी खासी फैसिलिटी है तो सप्लाई बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है, चेंज हो सकती है, इलास्टिक। बट है ही नहीं, फैसिलिटीज की शॉर्टेज है, तो हम सप्लाई को इतने जल्दी इंक्रीज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, इट विल बी इनइलास्टिक। ठीक है, नेचर ऑफ इनपुट्स, अगर इनपुट्स इजिली अवेलेबल है तो मैं सप्लाई बढ़ा सकती हूँ, इलास्टिक। बट अगर कोई ऐसी गुड्स हैं जिसकी रिसोर्सेस इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, जो चीज़ें चाहिए तो मैं वो आसानी से नहीं मिलती है, सप्लाई तुम नहीं इंक्रीज कर सकते हो, देन इट विल बी इनइलास्टिक। अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते हो, मॉडर्न सिंपल टेक्नोलॉजी यूज करते हो, सप्लाई विल बी इलास्टिक। बट वहीं पे कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स यूज करते हो तो सप्लाई कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी कम होगी, दैट विल बी इनइलास्टिक। ठीक है, फैक्टर्स, इजिली मोबिलिटी अच्छी है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, हायर द मोबिलिटी higher will be the elasticity, greater will be the mobility, greater will be the elasticity। ठीक है, रिस्क लेने को तैयार है, अगर प्रोड्यूसर जो है रिस्क लेने को तैयार है, सप्लाई इंक्रीज करेगा, ठीक है, देन इट विल बी इलास्टिक। रिस्क लेने को तैयार नहीं है, पहले ये बिके, ये स्टॉक बिके, फिर मैं और प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, तो उसमें उस केस में वो क्या होगा, इनइलास्टिक। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस, अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगे, इट विल बी लेस इलास्टिक। उसको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होंगे तो अभी वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा, इट विल बी मोर इलास्टिक। क्लियर, आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, चलिए, अच्छा यहाँ पे इलास्टिसिटी में बहुत ज़्यादा डाउट्स आता है कि मैम हर एक चीज़ को याद करें, जितना मैंने हाईलाइट करा है दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स द कीवर्ड। उसके अलावा आप कैसे आंसर अंदर का फ्रेम करते हो, इट्स अप टू यू। बस हाईलाइटेड वर्ड्स को बिल्कुल, ये कीवर्ड्स हैं, ये आप बस लिख के आओ, बाकी आंसर फ्रेमिंग आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेन इज हेडिंग, हेडिंग आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, सो फाइनली वी आर डन विद दिस चैप्टर। हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, एक बार देख लें टॉपिक्स हमने स्टार्टिंग में क्या क्या डिस्कस करे थे। ओके, देखिए, सो मीनिंग ऑफ सप्लाई पढ़ लिया हमने, डिफरेंसेस क्या होते हैं स्टॉक एंड सप्लाई के बीच में, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हमने ये 6 के 6 टॉपिक्स पूरे कवर कर लिए हैं इसमें।
मैंने अपने तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करी है, आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करा है। ऐसे नहीं कि बस पढ़ाने के लिए बस मैंने ऐसी ऊपर ऊपर से कोई टॉपिक पढ़ा दिया हो, मैंने हर एक चीज़ विद एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश करी है। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज़ कमेंट में मेरे से पूछना। एंड आपको वीडियो कैसी लगी, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं, वो भी आप प्लीज़ अपना रिव्यूज़ हमारे को आप दे सकते हो, ताकि हम और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। एंड इस चैप्टर में बस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया हमने, बहुत अच्छे से टाइम दिया है। बट आप समझ सकते हो कि हम अगर चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। बट अगर अब आपने ये सारी चीज़ें समझ लिया तो अब आपके एफर्ट्स थोड़े कम लगेंगे, आप याद चीज़ें बहुत ईजिली हो जाएंगी, ठीक है। तो अब फटाफट इसको पूरे को वापस से रिवाइज करो, बुक खोलो, रिवाइज करो, पूरा पढ़ो, याद करो और एग्जाम में रॉक करो, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में विद द न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच।